के बुक क्लास 8 है, हिस्ट्री एनसीईआरटी, मधुकर कोटवे का है। आधुनिक भारत के बुक है 8वां क्लास का, आधुनिक भारत, जब भारत में ब्रिटिश आ जाता है तो आधुनिक भारत में आता है। यूपीएससी मधुकर कोटवे का बुक है। इतिहास उन्हीं तारीख को, घटना को अध्ययन कराता है जो घटना इतिहास को नवीन स्वरूप देता है, कहता है नया नया स्वरूप देता है, नई दिशा का ज्ञान बताता है। उसी को नए स्वरूप, नई दिशा ज्ञान बताता है, उसी को इतिहास कहा जाता है। जैसे 1757 का प्लासी का युद्ध, नई दिशा, नई ज्ञान बताता है। बक्सर 1764, 1857 की क्रांति। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का था 1817 में। कब? 1817 में स्कॉटलैंड का क्या था? जेम्स मिल स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था, राजनीतिक दार्शनिक था। अर्थशास्त्री, राजनीतिक दार्शनिक था। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक लिखे थे, ब्रिटिश भारत के इतिहास। इसमें भारत को 3 विशाल खंड में बांटा है। कौन कौन? हिंदू और मुस्लिम ब्रिटिश में बांटा है। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। कौन बांटा? तो जेम्स मिल ने बांटा था स्कॉटलैंड का 1817 में। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज जो है, एशिया का जो समाज है ना, यूरोप से पीछे है। ऐसा मिल का लगता था। एशिया का समाज क्या है? एशिया का समाज यूरोप से पीछे है। अब भारत में अंग्रेज के आने के पहले, जब अंग्रेज नहीं आया था भारत में, तब भारत में हिंदू और मुसलमान का ही तानाशाह चलता था। ये सोचता था कि हिंदू मुसलमान का तानाशाह चलता था। धार्मिक बैर भारत में है, धार्मिक बैर, जातिगत बंधन, अंधविश्वास का ही बोलबाला चलता था भारत में। धार्मिक बैर, जातिगत अंधविश्वास का बोलबाला चलता था। ऐसा मिल का लगता था। जेम्स मिल का राय था या सुझाव था कि ब्रिटिश शासन जो है भारत को सभ्यता का राह पर ले जाएगा, है ना। ब्रिटिश शासन जो है ऐसा काम करेगा कि भारत का जो सभ्यता है उसको राह पर ले जा सकता है। भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों, कानून लागू किया जाना चाहिए। यूरोप का शिष्टाचार लागू कर देना चाहिए भारत में। इंग्लैंड को, अंग्रेजों को सुझाव दे रहा है ना, कि सभ्यता का राह पर ले जा, यूरोपीय शिष्टाचार लागू करो वहाँ भारत में, कला, संस्थान, कानून लागू करना चाहिए। अंग्रेज को भारत के सारे भागों को कब्जा कर लेना चाहिए। अंग्रेज को चाहिए सभ्यता के राह पर ले जाकर के भारत के सारे भूभाग, जमीन हड़प लेना चाहिए। जेम्स मिल के अनुसार इतिहास धार्मिक है, यही बात बोलता है। जो धार्मिक तब अंधविश्वास, जातिगत अंधविश्वास है, धार्मिक है। आधुनिक काल है, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को माना है। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर बांटा गया आधुनिक काल को राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर बांटा गया। यही सी को आधुनिक काल को ही बोलते हैं या राजनीतिक प्रशासन को बोला जाता है। इतिहास का तार्किक बिंदु है, तर्क पर आधार पर है। तो कह रहे हैं औपनिवेशिक किसे कहता है? औपनिवेशिक जब एक देश दूसरे देश पर दबाव डालते हैं दूसरे देश पर, चाहे वो राजनीतिक रूप से दबाव डाले, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, है ना, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से दबाव डाल दे, उसी को कहता है औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक कहते हैं। अभिलेखागार या आर्काइव, जिसको संग्रहालय कहते हैं। अभिलेखागार, आर्काइव या संग्रहालय, एक ही अभिलेखागार भी। अंग्रेजों द्वारा जो रिकॉर्ड रखने के लिए जो कमरा बनता था ना, रिकॉर्ड रखने के लिए, उस कमरा को बोलता था, है ना, अभिलेखागार। कह रहा है खुसन विसी या सुलेखन विस एक है। जो अच्छा या सुंदर लिखता है उसी को बोला जाता है क्या? खुसन विसी या सुलेखन विसी। जो अभिलेखा, जो सुंदर अच्छा लिखा जाता था ना, यही अंग्रेज रखता था सुंदर लिखावट को, है ना, अभिलेखागार में रिकॉर्ड रखता था। 19वीं सदी के आखिर में देखा जाए जनगणना होता, यानी कि 1881 के समय होता पहले जनगणना, रेपन के काल में। अब 1872 पहले जनगणना होता लॉर्ड मेयो के काल में। ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का स्थापना कब होता? ये भी रिकॉर्ड रखेगा अभिलेखागार है तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहेगा तो 1920 के दशक में होता। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 में। ब्रिटिश काल में क्या होता है? नीतिगत और प्रशासनिक दस्तावेज की स्थापना होता है ना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के स्थापना 1920 में होता है। ब्रिटिश काल में नीतिगत प्रशासनिक दस्तावेज होता। जो 19वीं सदी में जो संरक्षण होता है ना, तो उसका संरक्षण जनगणना भी होता, कृषि संरक्षण भी होता, आर्थिक संरक्षण होता। जनगणना, कृषि, आर्थिक, वन संरक्षण और वैज्ञानिक संरक्षण होता। कैप्टन हडसन द्वारा, अंग्रेज के कंपनी के मालिक था कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर और बेटा दोनों को गिरफ्तार करके मार देता है। औरंगजेब के बाद कोई ऐसा दूसरा शासक नहीं बना मुगल बादशाह जो ताकतवर हो, लेकिन फिर भी औरंगजेब के मरने के बाद भी 1707 में, है ना, मुगल का प्रतीक रूप में मुगल बादशाह बना रहा। कौन? बहादुर शाह। 1857 के जो क्रांति का विद्रोह हुआ भारत में, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह था। बहादुर शाह ही नेता बना था। 1857 के क्रांति के नेता कौन था? मुगल बादशाह में बहादुर शाह जफर। लेकिन विद्रोह जब हुआ तो कुचल दिया गया, विद्रोह कुचला गया। तो कंपनी जो था, है ना, मालिक कैप्टन हडसन, इसने क्या किया? बहादुर शाह जफर को पकड़ता है और बेटा को, दोनों को पकड़ के मार देता है। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना 16 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के जो थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम से कंपनी का किया। इंग्लैंड के महारानी का नाम था एलिजाबेथ प्रथम। जब 1600 आती है तो कहाँ से? आइसलैंड से आती है कंपनी ना 1600 में। यही कहती है इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ से, है ना, प्रार्थना करता है कंपनी, यानी चार्टर करता है, चार्टर में इजाज़त हासिल लेता है। आन करके इंडिया में कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिलता है। किधर से? पूरब से। कहता है इधर से आता आइसलैंड 1600 ईस्वी में,
आता है केप ऑफ गुड दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण छोर से, और सीधे बोलता है कि पूरब से, मद्रास से, कलकत्ता से, कैंटोन से, श्रीलंका से। तो कलकत्ता मद्रास से व्यापार करने का अधिकार मिलता है इसको, कंपनी को। कंपनी इस समय जो समय था अंग्रेज में समय भारत में, इस इलाके में, भारत में माने इस इलाके में का चाहे मद्रास से कलकत्ता दोनों से कोई है ना, कोई होड़ नहीं सकते थे, होड़ में कोई कंपटीशन नहीं था, कोई इसे टक्कर नहीं दे सकता था। सस्ती चीज़ खरीद करके और महंगी चीज़ यूरोप में जाकर बेचा था, सस्ती खरीदता था वैसे फिर ले जाकर यूरोप में महंगा चीज़ बेचा था ब्रिटिश आइलैंड। अब पुर्तगाल जो है ना, पुर्तगाल प्रथम कोठी फैक्ट्री गोवा में स्थापित किया पुर्तगाल। अब भारत की खोज कर 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। कहाँ का था वास्को डी गामा? पुर्तगाल का था। हिंद महासागर की ओर देखा जाए तो भारत में हिंद फ्रांसीसी भी हाल था। कौन हाल था? फ्रांसीसी भी आ गया था। पुर्तगाल पर हाल तो जो वास्को डी गामा था गोवा में पहले पहुंचा, फिर फ्रांसीसी आया था। फ्रांसीसी देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पहला तो बंगाल में व्यापार शुरू किया। कहाँ व्यापार में? कहाँ शुरू किया? बंगाल में। तो प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री जो कहेगा 1691, प्रथम इंग्लिश कहेगा तब। ऐसे सूरत में होल था पहला, और जब के समय होल था, और जब के कौन किए थे बाबरी कोई 1760 में, कितना 1600 देख लीजिएगा। तो प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री का इंग्लिश लगना है तो 1691 में हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी किनारे यहीं से, हुगली नदी से ही व्यापारी शुरू होता है। और उसमें व्यापारी को फैक्टर कहकर पुकारते थे। फैक्टर कह रहा है ना, इंग्लिश जो फैक्ट्री था वेयर हाउस, इंग्लिश फैक्ट्री में होता था वेयर हाउस, और वेयर हाउस में कंपनी अफसर बैठता था, कोई नहीं। कंपनी क्या किया? कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696 तक किला के चारों ओर किला बनाया। फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, क्या है ये? फैक्ट्री है। फैक्ट्री के चारों ओर क्या किया? किला बनाया। कौन? कंपनी। अब किला कब? 1696 में क्या बनाया? 1696 में फैक्ट्री के चारों ओर किला बनाया। और 2 साल बाद जब किला बना देता है तो 2 साल बाद मुगल अफसर को रिश्वत देता है कंपनी। मुगल अफसर जब भी होगा ना उसको रिश्वत देता है कंपनी, और दे करके 3 गाँव, कितने गाँव? 3 गाँव खरीद लेता है। में से एक गाँव का नाम था कालीकाता था गाँव। और कलकत्ता भी आज कलकत्ता के नाम से जाना गया, जहाँ मेट्रो ट्रेन चलने लगी है ना। आज इसका विकास ज़्यादा हो गया। अंग्रेजी तो खरीद लेते इसको, अंग्रेज में ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लेता, जो यहाँ कलकत्ता शहर हो गया। अंग्रेज ने भी कर लिया, मुगल बादशाह का तो रिश्वत देकर 3 गाँव खरीद लिया, जो कलकत्ता था हो गया था। औरंगजेब उसमें मुगल सेना था, जब कंपनी सत्ता पर अधिकार कर रहा था तो अंग्रेज का शासन चला था, अंग्रेज को मना लेता है कंपनी। अब बोलता है कि निःशुल्क व्यापार करने तो करने भी देता है औरंगजेब। अंग्रेज था, औरंगजेब ने अंग्रेज को मना करके घुस जाता है इंडिया में। कह रहा है अंग्रेज ने निःशुल्क व्यापार करने के लिए कंपनी को दिया था फ्री में, लेकिन कंपनी का जो अफसर था वो भी व्यापार करने लगा फ्री में। इसे वहाँ देखा कि सब फ्री में करेगा, निःशुल्क करने लगा। अफसर लोग भी व्यक्तिगत व्यापार करते थे। इसे बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां थे। मुर्शिद कुली खां ने इसका विरोध करने लगता, आवाज़ उठा देते हैं। मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब थे, जिस समय कंपनी भारत में व्यापार कर रहा था। उस समय बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां थे। आवाज़ उठाता है मुर्शिद कुली खां कंपनी के खिलाफ, है ना, कि फ्री में तो करवे कर रहे हैं कंपनी, और कंपनी का अफसर भी फ्री में करेगा, इसलिए आवाज़ उठाता है। तो व्यापार से जुड़ तक देखते हैं। 18वीं सदी में देखा जाए तो कंपनी और नवाबों के बीच टकराव जाता है। कब? 18वीं सदी के 18वीं सदी में कंपनी और नवाब के बीच टकराव जाता है ना। क्यों? कंपनी के फ्री मिल किया, औरंगजेब तो देवे किया फ्री में व्यापार करने के लिए, कंपनी के छोटे व्यापारी भी अपने ही व्यापार करने लगे। इस नवाब मुर्शिद कुली खां ने आवाज़ उठाता है तो दोनों टकराव जाता है। नवाब औरंगजेब 1707 में जब मर जाता है तो नवाब तो जानवे कर रहे हैं कि बंगाल के नवाब और आज़ाद हो जाते हैं, है ना। 1707 में औरंगजेब का मरने के बाद खुला जाता है, तो इसे नवाब की शक्ति बढ़ गया। अब बढ़ गया तो सोचा कि अब कंपनी को, है ना, कंपनी को काम करने पर रोकने लगा। अब बोला कि कंपनी नवाब बंगाल का नवाब बनने का क्रम पूछेगा, तो बनने का क्रम पर मुर्शिद कुली खां, है ना, फिर अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला खां, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, तीनों मिल करके सभी शक्तिशाली शासक थे। सब ने कहा कि अंग्रेज मर गया तब हम लोग आज़ाद हैं, तो कंपनी को रियायत देने से मना करता, मैं टैक्स देने से मना कर दिया, हम लोग टैक्स नहीं देंगे और जल्दी तुम लोग भागो। कंपनी को बोला, नजराने मांगे नहीं लगे बंगाल के नवाब लोग, नजराना दो, अधिकार के बदले जो होता था ना उसके नजराना कहते हैं। सिक्का ढालने का अधिकार नहीं दिया, है ना। कहा कंपनी को तो सब कंपनी सिक्का ढालने पर रोक लगा दे। किलेबंदी बढ़ाने से रोका, कहा कि अब जो किलाबंदी बनाने से बना लिया दोबारा किलाबंदी मत बनाओ, है ना। कंपनी पर धोखाधड़ी लगाते हुए बंगाल के नवाबों ने, कंपनी पर धोखाधड़ी लगाते हुए बंगाल के नवाबों ने, तो बंगाल की राजनीतिक वसूली कम हो रही है ऐसा बात बोला। धोखाधड़ी लगा करके बोला कि बंगाल का जो राजनीतिक और वसूली कम हो रहा है, इसलिए तुम भागो। नवाब का ताकत कमजोर होते जा रही है, इसलिए तुम लोग भागो। नवाब की जो ताकत कमजोर हो रहा है, इसलिए कंपनी तुम लोग भागो, ऐसा नवाब के बोलने लगे। कौन? मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला ने। तो कंपनी नहीं मानता है, तब व्यापार करता ही रह जाता है। तब जाकर 1857 के प्लासी का युद्ध होता है कंपनी के साथ, वो भी रेडक्लाइव था उस समय। 57 के प्लासी का युद्ध नेता अब बंगाल के नवाबों के साथ कौन था? देखे सिराजुद्दौला होगा शायद, देख लीजिएगा। जिसमें यहाँ कह रहा है, जिसमें भारत की खोज या समुद्री मार्ग की खोज 1498 में गया था वास्को डी गामा, उस समय भारत में क्या होता? भारत में उस समय तो काली मिर्च ज़्यादा था, सूती कपड़ा ज़्यादा था, इसलिए यूरोपीय व्यापार करने के लिए अग्रसर हुए भारत में। पुर्तगाल, फ्रांसी, इंग्लैंड, डच आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, फैक्ट्री खोला था 1651 में हुगली नदी किनारे। अभी कहाँ?
तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी किनारे आयल था 1651 में। पहली आयल था 1600 में, आयल था 1600 में आयल था ना, 1600 ईस्वी में आयल था। खूब फैक्ट्री खोला था 1651 में। अंत हुआ था 1833 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत 1833 में हुआ। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन क्रम से याद करना है। कंपनी पूछेगा तो पुर्तगाली आया था 1498 में, फिर 1602 में आया डच, फिर 1610 से डच 2 अंग्रेज आया 1600 में, फिर डेनिश आया 1616 15 जो भी जाएगा मार देना 16 में। फ्रांसीसी 64 में आया 1664। स्वीडिश आया 1731 में, स्वीडिश 1731 में। जब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया 1498 में। अब फैक्ट्री खोला था 1503 में कोचीन में, केरल में, है ना। कोची पुर्तगाली 1498 1503। फिर डच आता है, डच 1602 में आता है। अब फैक्ट्री खोलता है मछलीपट्टनम में 1602 के बाद 3 वर्ष बाद 1605 में मछलीपट्टनम सूरत में। कौन? डच। ये है अंग्रेज 1600 में आता है और 1608 में जाकर फैक्ट्री खोलता है सूरत में। अंग्रेज आता है 1600 में, फैक्ट्री खोलता है 1608 में। डेनिश आता है 1616 में, 16 वर्ष बाद डेनिश आता है। लेकिन ट्राकेबर 1620 में आता है 1616 में, 4 वर्ष बाद डेनिश खोलता है 1620 में फैक्ट्री ट्राकेबर में। फिर उसी प्रकार फ्रांसीसी भी आता है, फ्रांसीसी 1664 में आता है, 64 में आता है, फैक्ट्री खोलता है 68 में, 4 वर्ष बाद सूरत में। कौन? फ्रांसीसी। स्वीडिश आता है 1731 में, स्वीडिश गोहेनबर्ग में फैक्ट्री खोलता है, इसका डेट नहीं दिया है। तो 1503 कोचीन, मछलीपट्टनम 5 3 2 5 सॉरी 1500 है, सूरत 1608 5 3 8, ट्राकेबर 1620 12 जोड़े 20 आता है, सूरत आता है 1668, सीधा जाए 48 वर्ष बाद आता सूरत गोहेनबर्ग। शॉर्ट में नाम हो गया पुर्तगाल। पी से पुर्तगाल आयल था 1498 में, 215 में 15 में था पुर्तगाल। फिर डी से डेनिश 1602 में डबल 2। ए से हो गया का, ए से हो गया अंग्रेज 1600 में, और सूरत में 1660 में कंपनी खुला था, 1600 में अंग्रेज। फिर डी से डेनिश 1616 में डेनिश आया था, 1616 में फैक्ट्री खुला था ट्राकेबर 1620 में। तो डेनिश हो गया। ईस्ट से हो गया, ईस्ट से डेनिश के बाद स्वीडिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी ना, एफ होगा नहीं, फ्रांसीसी आया था कब? 1664 में, 1664 में फ्रांसीसी आया था। फिर स्वीडिश आता है, स्वीडिश सबसे लास्ट में स्वीडिश आया था, स्वीडिश सबसे लास्ट में। अब चलते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कैसे होता है? जब अलवर्दी खान मर जाता है, अलवर्दी खान मर जाता है 1756 में, है ना, 1756 में मर जाता है। तो उसका जगह पाता है सिराजुद्दौला, बंगाल का नाम बनता है, सिराजुद्दौला बनता है अलवर्दी खान के मरने के बाद। सिराजुद्दौला बंगाल का नाम बनता है। इसको सिराजुद्दौला से कंपनी को डर लगता था, भाई कंपनी को डर लगता था। कंपनी सोचता था सिराजुद्दौला झूठे को बन गया, कठपुतली चाहता था कंपनी, बंगाल का नाम वैसा बनता जो कठपुतली रहता, मेरे कहने पर नचता, है ना, रियायत देने में कोई दिक्कत ना होता कंपनी को। इसलिए कंपनी कठपुतली नवाब चाहता था, अब बन गया सिराजुद्दौला। तो इससे ही कंपनी हमेशा डरता रहता था, हमेशा लड़ता था सिराजुद्दौला कंपनी से। कंपनी फिर ऐसे कंपनी का सिराजुद्दौला जो है ये हुक्म देता है, क्या देता हुक्म कंपनी को कि मेरे राज में टांग न अड़ा, और नहीं अड़ा, और वही किलाबंदी को रोका, है ना। सिराजुद्दौला ने कंपनी को रोका, बकाया राजस्व चुकाने के बाद बोला कि बकाया राजस्व चुकाओ। फिर दोनों का टकराव देता है, वो कहता है कि चुकावे करो, और कंपनी बोलता है कि चुकावे नहीं करो, दोनों टकराव होता है। तो 30,000 सिपाही के साथ सिराजुद्दौला, कौन? सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाही के साथ नवाब वही सिराजुद्दौला ने इंग्लिश फैक्ट्री पर कब्जा कर लेता है। इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ था? तो काशी बाजार में था इसे ना, वही काशी बाजार पर कब्जा करता है सिराजुद्दौला, कब्जा करता है। तो फिर क्या होता है, कंपनी के कब्जा करके इंग्लिश फैक्ट्री पर काशी बाजार में स्थित है। फिर कंपनी के सारे हथियार, गोदाम, जहाज, किले, कलकत्ता में स्थित किला पर कब्जा करके हथियार लेता है। कौन? सिराजुद्दौला ने। जब कलकत्ता कंपनी का हाथ से निकल गया, सिराजुद्दौला ने छीन लिया, कब्जा कर लिया, इसका हाथ से निकल गया। इसकी डर को सुन करके, है ना, मद्रास में था कंपनी के अफसर। कौन था मद्रास में? उस मद्रास में कंपनी का अफसर था लॉर्ड क्लाइव, कंपनी के अफसर के रूप में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव देखा कर कलकत्ता से निकल गया हमसे जी, तो हाँ, तो रॉबर्ट क्लाइव ने तुरंत सेना भेजता है, और तुरंत सेना भेज करके प्लासी का युद्ध करवा देता है ना। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। किसके बीच में? तो सिराजुद्दौला कलकत्ता के खातिर लड़ाई होता है। सिराजुद्दौला और कंपनी बीच में युद्ध होता है, और कंपनी का नेतृत्व कर रहा था, कंपनी में जो सेना भेज था रॉबर्ट क्लाइव, उस सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। हम कह सकते हैं सिराजुद्दौला और कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ दिया, तो है ना। लेकिन इसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। क्यों हार जाता है भाई? और कंपनी के नेतृत्व वाला जीत जाता है। क्यों? क्योंकि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का अपना आदमी होकर, है ना, क्या किया था, अपना आदमी होते हुए भी इसको साथ नहीं दिया था। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, ये सोच कर ना दिया कि रॉबर्ट क्लाइव बोला था कि हम सिराजुद्दौला का हटाकर तुमको नवा बनाएंगे, वो भी कठपुतली का नवा बना दिया मीर जाफर को भी। कर मीर जो प्लासी का लड़ाई हुआ, पहला लड़ाई सिराजुद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी के बीच, तो सिराजुद्दौला का धोखा दिया था, यानी कौन दिया था? मीर जाफर ने कहा कि, है ना, सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया?
कि मैं मिर्जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने मिला लिया था। देखो सिराजुद्दौला को हरा देंगे तो मिर्जाफर तुम्ही को बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नवाब बंगाल का नवाब बनाएंगे। इसलिए मिर्जाफर साथ नहीं दिया था सिराजुद्दौला को। कह रहा है कंपनी प्लासी का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी भारत में यह कंपनी का पहली बड़ी जीत था, कंपनी का पहला बड़ी जीत माना जाता है। 1757 में है ना सिराजुद्दौला को हरा करके जीत लिया था। मिर्जाफर धोखा दिया था, इसलिए मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो मिर्जाफर फिर विरोध करता है, कठपुतली की तरह था। तो भी मिर्जाफर विरोध करता है तो मीर कासिम बनता है। जाफर से कासिम पर भी प्रसार करने लगता है। तो बक्सर का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर युद्ध होता है। इसमें हार जाता है, मीर कासिम हार गया। तो फिर मीर जाफर आता है, फिर दोबारा आता है मीर जाफर के बाद कासिम का फिर जाफर दोबारा बन जाता है। 1765 बेचारा मर जाता है। लेकिन जब दोबारा बनता है मीर जाफर, तो नवाब के प्रत्येक माह 5 लाख रुपये देता था। नवाब जो था, मीर जाफर जो नवाब था, प्रत्येक 5 लाख रुपये कंपनी को देता था। सैनिक खर्च भी देता था, व्यापारिक जरूरत पड़ने पर पैसा भी देता था। जब 1765 में मर जाता है मीर जाफर, तो मरने के बाद मीर कासिम की मृत्यु के बाद मीर जाफर है ना जी, मीर जाफर है ठीक ना, मीर जाफर है, कासिम नहीं। कासिम तो 1764 के युद्ध में हार गया था। तो 1765 में मीर जाफर मर गया। तब लॉर्ड क्लाइव ने कहा खुद ही अब नवाब बनेंगे। देखिए बंगाल का नवाब का क्रम देखा जाए। अलवर्दी खान 1756 में मृत्यु हुआ था, 1756 में। तो सिराजुद्दौला बना। तो अलवर्दी खान के बाद तो कंपनी से डरता था, इस लड़ाई हुआ तो मीर जाफर धोखा दे करके सिराजुद्दौला को यानी कि लॉर्ड क्लाइव और मीर जाफर की तरफ हरा दिया सिराजुद्दौला को। फिर मीर जाफर आया, मीर जाफर के बाद कासिम आया, कासिम का फिर मीर जाफर आया, अब खुद क्लाइव बना नवाब। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु होता है, 1765 में मीर जाफर की मृत्यु होता है। और वही 1765 में मुगल सम्राट है ना, 1765 में मुगल सम्राट ने क्या किया, कंपनी को ही बंगाल का नवाब बनाता है। बंगाल का नवाब और दीवान नियुक्त कर देता है। कौन, मुगल सम्राट ने यही बनाई देता है। इसलिए बंगाल का राजस्व पर नियंत्रण होता है। बंगाल का जितना राजस्व था सब पर नियंत्रण रखने लगता है बंगाल कंपनी। बनी का तो रखो। कह रहा है नवाब बनने का शर्त है कंपनी के अफसर को क्या करना है, ज़मीन देना है, पैसा देना है। ज़मीन पैसा देगा वही कंपनी बनेगा अफसर, जो ज़मीन पैसा देगा वही बनेगा कंपनी के अफसर, है ना। और नवाब बंगाल का नवाब बनेगा जो पैसा ज़मीन देगा वो। इस प्रकार लॉर्ड क्लाइव बहुत पैसा कमा लिया। जब बहुत पैसा कमा लिया तो लॉर्ड क्लाइव जो आया था इंग्लैंड से मद्रास आया था। क्लाइव के बारे में देख रहे हैं, इंग्लैंड से मद्रास आया था तो मात्र 18 वर्ष की उम्र था, भारत में आ गया था। 18 वर्ष की उम्र में आया तो 1767 में 2 बार गवर्नर बनता है। तो लगभग मान के चलो 42 वर्ष हो गया, है ना। 1767 में 2 बार गवर्नर बनता है, चला जाता है इंग्लैंड। जाता तो दौलत 401,102 पाउंड के धन के बराबर लेकर जाता है। दूसरे बार बनल था तो कंपनी के भ्रष्टाचार को ख़त्म करना था, इसलिए बनल था दूसरा बार गवर्नर, है ना। कंपनी के भ्रष्टाचार को खत्म करना था। लेकिन कंपनी का भ्रष्टाचार खत्म करेगा, खुद ही इतने भ्रष्टाचार कर दिया था कि 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद का भ्रष्टाचार का गवाही देना पड़ गया। 1772 का किया, ब्रिटिश संसद में खुद का भ्रष्टाचार का गवाही देना पड़ गया। हमें खुद ही भ्रष्टाचार है 72 में, इसलिए नहीं सह पाया। 74 आते आत्महत्या कर लिया। 74 का किया, आत्महत्या कर लिया। कौन, बंगाल का नवाब बनल था, है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने 74 में आत्महत्या कर लिया। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, प्लासी का जो 23 जून 1757 था, 23 जून की याद करना डेट है, 23 जून गंगा नदी किनारे था मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद फिर गंगा नदी किनारे स्थान है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी जगह पर होता है मुर्शिदाबाद में गंगा नदी पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के साथ होता है प्लासी का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला हार जाता है और कंपनी जीत जाता है। जिसका बंगाल का नाम था सिराजुद्दौला, है ना। वर्दी खा के मरला के बाद बनल था और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था सेना के रॉबर्ट क्लाइव। फिर आता बक्सर का युद्ध 27 जून, अभी 23 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आता है, 3 महीने बाद। 57 में 1764 में होता, यानी कि बाद में ही हुआ। 23 अक्टूबर को हुआ बक्सर का युद्ध। अंग्रेजी हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच, है ना। जब मीर जाफर का हटाने के बाद मीर कासिम बनल था, तो मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ हुआ। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों एक तरफ था। मीर कासिम एक तरफ, सुजाउद्दौला एक तरफ, शाह आलम द्वितीय एक तरफ। सुजाउद्दौला था अवध का नवाब सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय था मुगल सम्राट। ये तीनों एक तरफ, हेक्टर मुनरो अंग्रेज एक तरफ लड़ता है। कंपनी था। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को। परिणाम निकलता है बक्सर के युद्ध में का कि कंपनी जो है व्यापारी कंपनी से क्या बन गया, व्यापारी जब व्यापार करने था व्यापार करते करते, है ना। बक्सर का युद्ध होता तो कंपनी व्यापारी नहीं किया, बल्कि अब राजनीतिक शक्ति के रूप में आ गया, राजनीतिक रूप से करने लगा लोग। कंपनी का अधिकार क्षेत्र दे दिया गया बंगाल का भी, अवध के, मुगल के, कि बंगाल का सिराजुद्दौला ही मीर कासिम था, उससे लड़ाई हो किया। अवध ये था, है ना, मीर कासिम था आपको बंगाल के नवाब। अवध के था सिराजुद्दौला, मुगल समाज सालों द्वितीय के बीच हुआ तो इन्हीं पर अवध शासन करने लगा कंपनी। वही बंगाल, अवध, मुगल शासक
कंपनी का अधिकार क्षेत्र कहाँ चल गया, बंगाल, अवध, मुगल शासक, तीनों शासक हरा करके तीनों शासन के और तीनों जगह कब्जा कर लिया। फिर आता है इलाहाबाद का संधि 1765 में। इसमें 23 अक्टूबर 1764 में जो हल था ना, का हल था 23 अक्टूबर 1764 के बक्सर का युद्ध हल था। 23 अक्टूबर 1764 का बक्सर युद्ध हल था। उसी युद्ध के तहत इलाहाबाद का संधि हल था 1765 में। किसके बीच हल था इलाहाबाद का संधि? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अवध का नवाब है ना, अवध का नवाब जो भी है, मुगल सम्राट सालन द्वितीय जो भी है, ये तीनों के बीच में होता है ना। मुगल सम्राट ने इस संधि के तहत, इलाहाबाद के संधि के तहत 1765 में मुगल सम्राट बोलता है बंगाल और बिहार, उड़ीसा, बंगाल बगल में है, बगल में बिहार है और बंगाल भी है, बगल में बिहार, बगल में उड़ीसा भी, तीनों बगल में वहाँ का दीवान बनाता है, कंपनी का दीवानी बनाता है। कौन? मुगल सम्राट सालन द्वितीय बनाता होगा। बोला जाता है चैप्टर 8 है टीपू सुल्तान शेर मैसूर के नाम से जानते हैं। शेर मैसूर कैसे? टीपू सुल्तान। हैदर अली का शासनकाल, टीपू सुल्तान का बाप था हैदर अली। हैदर अली 1761 से 82, टोटल देखा जाए तो 21 बरस। हैदर अली 1761 से 82 शासक था। इसका पुत्र था हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 99। बाप मरता है 82 में और 99 में खत्म होता है टीपू सुल्तान। दोनों कर्नाटक में पड़ता मैसूर, मैसूर के शासक था। मैसूर का ताकतवर शासक था। मालाबार तट पर, देखिए केरल के मालाबार, यहाँ केरल पड़ता है, केरल के मालाबार तट पर होने वाला मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार तट पर जो होता था ना व्यापार, ये जो मैसूर के रियासत के नियंत्रण में था, है ना। कर्नाटक के नीचे केरल है, मालाबार यहीं मैसूर का अधीन आता था। मैसूर का अधीन पहुँच जाता था केरल, यानी कि मालाबार तट। कंपनी यहीं से मालाबार तट से काली मिर्च का से केरल मालाबार तट से इलायची का खरीदता था, काली मिर्च और इलायची खरीदता था। फिर 1785 में क्या किया टीपू सुल्तान? देखा कि कंपनी इलायची और काली मिर्च और चंदन की लकड़ी भी खरीदता है, रोक लगा देता है। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में पड़ने वाला जितना था बंदरगाह, सभी बंदरगाह से चंदन की लकड़ी रोका देता है, काली मिर्च, इलायची भी, चंदन की लकड़ी भी आ जाता है, सब दूसरे देश में जाने से रोक देता है। टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागर को भी बोल देता है देखो कंपनी के साथ व्यापार मत करो। और बोलता है टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले है ना, कहता है टीपू सुल्तान ने उसमें भारत में फ्रांसीसी भी रह रहे थे, इनके साथ दोस्ती कर लेता है और दोस्ती करके अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लेता है टीपू सुल्तान। किससे? सेना में आधुनिकीकरण करते हैं, फ्रांसीसी से दोस्ती करके। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी से दोस्ती करके अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, मैंने बढ़ाया तो इसलिए अंग्रेज ने देखा कि चंदन की लकड़ी रोक है ना, चंदन की लकड़ी पर आयात रोक दिया निर्यात से, काली मिर्च, इलायची है ना, ये सब आग बबूला हो जाता है ना। आग बबूला होकर के टीपू सुल्तान के बीच मैसूर के साथ 4 गो जंग लड़े थे अंग्रेज। कितने? मैसूर के 4 जंग लड़ा, वो भी अंग्रेज टीपू सुल्तान के बीच में। चारों जंग इस प्रकार, पहला 1767-69 2 बरस चला, कर्नाटक युद्ध कहते हैं, मैसूर का ये कर्नाटक का हो गया 2 बरस। फिर 80-84 दूसरा 4 बरस चला, पहला 2 दूनी 4 तो 4 बरस चला 80 से 84, 1 बरस 69 के बाद 80 में आता है। फिर 84 के बाद आता है 92 में सीधे 90 से 92, 1790 से 92 और लास्ट होता है 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। और आखिरी लड़ाई यही था जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान मारा जाता है तो मैसूर का शासक था, इसलिए टीपू सुल्तान मर गया 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। तो मैसूर पर राज का पुनः मिल जाता है, बोडियार हथियार लेता है, बोडियार राजवंश का लेता है, पहले हो था और टीपू सुल्तान मरने के बाद यही लेता है और बोडियार राजवंश आता है। तो इसलिए मैसूर पर कहता है कि 4 गो संधि करता है जिसको सहायक संधि थोपा जाता है। मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दिया जाता है, मैसूर पर भी सहायक संधि थोपा जाता है। फिर क्या होता है 1792 की बात है। 1792 में मराठा ऐसे टीपू सुल्तान और हैदर अली ने अंग्रेज के साथ युद्ध किया और कई बार युद्ध में सुल्तान और हैदर अली ने अंग्रेज को हरा भी दिया था। लेकिन 1792 में आता है 1792 में मराठा हैदराबाद के निजाम कंपनी के संयुक्त बैठक फौजों के हमले के बाद देखा कि हैदराबाद मराठों का भी हैदराबाद होता है, हमला होता है मराठों पर, हैदराबाद के निजाम पर भी, इसलिए कंपनी के संयुक्त फौज भी हमला करता है दोनों पर। इस हमले के बाद टीपू को अंग्रेज के साथ संधि किया। इस संधि के तहत टीपू को अपने 2 बेटा अंग्रेज के बंधक में देने पड़ जाता है। अंग्रेज बंधक बना के रखता है दोनों बेटा को, यही दोनों बेटा को बंधक बना के रख लिया टीपू सुल्तान के अंग्रेजों ने, जो ताकतवर का सीन बताता है कि अंग्रेज हम ताकत है। मराठों की लड़ाई हुआ 18वीं सदी में था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1767 में अहमद साबदाली था, अहमद साबदाली मराठा था, इनके बीच अंग्रेज के बीच में था। मराठा अहमद साबदाली हार जाता है, अंग्रेज जीत जाता है। तो जीत जाता है तो मराठा की पूरा शक्ति है, इसलिए राजू का बगदौर, लेकिन मराठा राज्य का जो बगदौर हो जाता है। अहमद साबदाली से निकलकर सिंधिया मराठों के अंतर्गत था, होलकर सिंधिया ग्वालियर के अंतर्गत, हिलिया होलकर इंदौर में आता है, इंदौर में होलकर, गायकवाड़ पुणे के आसपास क्षेत्र में, अब भोसले भी, गायकवाड़ भोसले दोनों पुणे के आसपास क्षेत्र में, सिंधिया ग्वालियर होलकर इंदौर के अंतर्गत। सभी का जो राजा है ना, जो अधिकार क्षेत्र अलग अलग राजवंश को दिया जाता है। सिंधिया का अलग राजवंश है, होलकर का अलग, गायकवाड़ का अलग, भोसले का अलग, इस सभी के राजवंश अलग है, लेकिन सरदार जो होता था एक ही होता था सबका, पेशवा होता था, पेशवा सरोजमंत्री होता था, जो कॉन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य था। पेशवा किसके सदस्य था? तो कॉन्फेडरेसी राजमंडल का सदस्य था। पेशवा मतलब सरोजमंत्री होता था, सभी सिंधिया होलकर गायकवाड़ भोसले के सरदार था पेशवा। पेशवा जो होता था ना सरदार, तो उसी को था जो इस राज सिंधिया के होलकर के गायकवाड़ भोसले के सरदार के साथ
है ना। प्रसिद्ध प्रशासकीय प्रमुख भी था, पेशवा होता था राजमंडल का। राजमंडल का ये है ना, कन्फेडरेसी कहिए, सिंधिया होलकर जो भी कहिए ना। सरदार होता था सिंधिया होलकर गायकवाड़ भोसले के, लेकिन पेशवा जो यही राजमंडल या कॉन्फेडरेसी के है ना प्रमुख शासक होता था, प्रशासकीय प्रमुख था, है ना, और सदस्य भी था। और राजमंडल के सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख था। सैनिक भी था, पेशवा का था, राजमंडल के सैनिक भी था और प्रशासकीय प्रमुख भी था पेशवा राजमंडल के। पेशवा जो था, पेशवा सर्वोच्च था, सरदार था, राजमंडल का प्रमुख सैनिक था। वही राजमंडल के सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख, राजमंडल के सैनिक भी और प्रशासकीय प्रमुख पेशवा होता था। यही पेशवा होता था। पेशवा रहता था कहाँ? पुणे में रहता था। पुणे, गोवा के पास पुणे है, वहीं रहता था, अगल बगल, मैसूर से अगल बगल है। महादजी सिंधिया और नाना फड़नवीस सिंधिया, महादजी सिंधिया, नाना फड़नवीस 18वीं सदी, कब के? 18वीं सदी के मराठा योद्धा थे, मराठा के योद्धा और राजनीतिक थे, शक्तिशाली थे एकदम इन लोग। जब मराठों की लड़ाई होता है अंग्रेज के साथ तो मराठा हार जाता है, अंग्रेज जीता है। तो कई लड़ाई हुआ, 1761 में पानीपत का युद्ध भी लड़ाई हुआ है ना। इसी तरह लड़ाई होते होते मराठा युद्ध का जो खत्म होता था, मराठों का जो युद्ध हो रहा था खत्म, सालाबाई की संधि 1782 के तहत होता। सालाबाई 1782 के तहत मराठा युद्ध का खत्म होता। अंग्रेज मराठा युद्ध 1835 में होता, संधि तो खत्म 1782 के तहत, सालाबाई की संधि के तहत मराठा युद्ध खत्म होता, लेकिन फिर भी एक लड़ाई होता है 1835 में। तो उसमें अंग्रेज ने कहा कि उड़ीसा को भी हड़प लिया अपने राज्य में, है ना, और यमुना के उत्तर में स्थित है आगरा और दिल्ली, यमुना नदी के उत्तर में है आगरा दिल्ली, इसको भी कब्जा में लेता है अंग्रेज 1835 के तहत लेता है। यहाँ लिखा है मराठा युद्ध प्रथम लिखा है, प्रथम मराठा युद्ध कहेगा सालाबाई की संधि 1782 के तहत खत्म होता। लेकिन दूसरा मराठा युद्ध था अंग्रेज 1835 में, उड़ीसा को मिला लिया, यमुना को भी, यमुना के उत्तर में स्थित है आगरा दिल्ली को मिलाता है अंग्रेज अपने हक में। फिर तीसरा शुरू होता है अंग्रेज साथ मराठा युद्ध। तीसरा होता है 1817-19 में, 2 बरस, 3-5 में था पहला, दूसरा होता 3-5 में, फिर 12 वर्ष बाद 17-19 में था। इसमें मराठा की जो शक्ति है बुरी तरह से कुचल दिया गया, मतलब बुरी तरह बर्बाद कर दिया मराठा की शक्ति के, 17-19 में मराठा की शक्ति। इसलिए पेशवा पहले जो रहता था ना, पेशवा ने बनाया गया था पहले, सिंधिया कहाँ का, तो पेशवा बनाया गया था ना, सिंधिया होलकर गायकवाड़ भोसले का सरदार था ना, जो पुणे में रहता था, और राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख था पेशवा, पुणे में रहता था। तो तीसरा मराठा युद्ध में पेशवा को हटा देता है, कुचल देता है पेशवा को, है ना, मराठों की शक्ति, है ना, मराठों की वही का 17-19 में, 17-19 में मराठा की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया गया, और 17-19 और पेशवा को, इसलिए पेशवा को पुणे से हटा देता है, रहता था पुणे में ना, हटा करके कानपुर के पास रहता है, बिठूर नामक पेंशन पर भेज देता है, जाओ बिठूर में पेंशन लेते रहो, वहीं का शासन करो, छोटा मोटा जगह पर देते हैं बिठूर। इसलिए अब देखा जाता है पूरे देश पर, पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण होता है, दक्षिणी भाग में कहा, दक्षिण भाग पर पूरा कंपनी का नियंत्रण आ जाता है इधर। इस प्रकार देखा था, बंगाल को भी जीत लिया, मैसूर को जीत लिया और मराठा को जीत लिया, पूरी तरह से विस्तार करते हैं पूरे भारत पर अंग्रेज कंपनी। सर्वोच्चता का दावा भी किया। लॉर्ड हेस्टिंग का देखा जाए उसमें 1813 से 23 तक शासन रहा। लॉर्ड हेस्टिंग के 1813 से 23 तक 10 बरस गवर्नर जनरल, इन्हीं का किया सर्वोच्चता की एक नई नीति के दावा किया, है ना, सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू कर लेता। स्वच्छता की नई नीति शुरू कौन करता? लॉर्ड हेस्टिंग। यही बोलता है हमारा जो कंपनी है पूरे विश्व का स्वच्छ है, इससे शक्तिशाली कोई नहीं है। स्वच्छता का दावा करने लगता है अंग्रेज लॉर्ड हेस्टिंग के समय। कंपनी भी 1813 से 23 तक स्वच्छता की एक नीति शुरू करता है। तो वहाँ कंपनी सोचा तो कर्नाटक में जगह है कितूर पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा है। तो कितूर की एक रानी थी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और आंदोलन कर देता है अंग्रेजों के खिलाफ चेन्नम्मा। इसलिए चेन्नम्मा देखा कि कितूर कैसे लगा, कितूर का रहने वाला कैसे लगा, इसलिए कितूर के खिलाफ चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया, अंग्रेजों के साथ लड़ना शुरू कर दी। और चेन्नम्मा जो गिरफ्तार हो जाती है 1824 में। 1824 में गिरफ्तार चेन्नम्मा बोलते कैसे तो सोचता है अभी हम जिंदा है तो आपको ज़्यादा शक्तिशाली मत समझे, इसलिए चेन्नम्मा को गिरफ्तार हो जाता है 1824 में और मृत्यु होता है 5 वर्ष बाद 29 में 1829 में मृत्यु जेल में ही। जब जेल मृत्यु होता है 29 में तो इस आंदोलन को और जारी रखने के लिए बाद में रायना आता है। रायना जो संगोली के कितूर में स्थित है, संगोली के रहने वाला था रायना, यह आंदोलन जारी रखता है। इनको रायना का भी 1830 में फांसी, 29 में इनको चेन्नम्मा के साल भर के बाद फांसी पड़ जाता है है ना। रायना का भी फांसी 1830 में साल भर के बाद, चेन्नम्मा का 29 में, रायना का मिलता है 1830 में। रायना जो था गरीब चौकीदार था। कंपनी का विस्तार भी किया था लॉर्ड हेस्टिंग जो था 1813 से 23 तक 10 वर्ष के अंतर में कंपनी का विस्तार किया और स्वच्छता का नई नीति भी चालू किया। इसलिए स्वच्छता ला करके कंपनी का विस्तार करा दिया। कंपनी का स्वच्छता का विस्तार करके और लॉर्ड हेस्टिंग ने भारतीय रियासत का अधिग्रहण की नीति अपनाई। कहा जितना भारतीय रियासत है सबका अधिग्रहण करो, यही नीति अपनाता है। हम शक्तिशाली है ये है तो हड़पो सब रियासत को, भारतीय को। इसी का विरोध, भारतीय रियासत का विरोध करते करते कर्नाटक में कितूर को हड़पने लगा, तब ना चेन्नम्मा ने इसका विरोध करता है। विलय नीति हड़प नीति कहते हैं, इसको बोलते हैं विलय नीति को हड़प नीति कहते हैं ना। 1848 से 1856 टोटल 8 वर्ष चला, 48-56। डलहौजी के शासनकाल में डलहौजी लागू किया था। पहले यह विलय जो नीति था तुर्की पर लागू था। किस पर? तुर्की पर लागू था। बाद में भारत पर लागू कर देता है कि किसी के शासक का मृत्यु हो जाता है, अगर उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है उस शासक का, तो उसकी जगह जमीन को हड़प लिया जाएगा, है ना। ऐसे रियासत में सतारा हो गया, 1848 में हड़प लिया था। स्टार्टिंग में हो था 1848 विलय नीति 1848 से शुरू हुआ 56 तक, 48 से शुरू करता है सतारा का हड़पना शुरू।
फिर होता 48 में 2 जोड़िए तो 50 में संबलपुर 50 में 50 और 2 52 उदयपुर 52 होता उदयपुर है ना 52 और 1 53 नागपुर को 52 में उदयपुर को 52 में 53 में होता है नागपुर को 53 में और फिर झांसी आता है 54 में झांसी कब आता है 54 में झांसी तो 17 48 में 48 2 50 में संबलपुर और 50 के बाद 2 52 में उदयपुर संबलपुर उदयपुर फिर नागपुर पूरे 53 में फिर झांसी 54 में चाचा जमे का झा आता है तो चाचा जमे का 4 54 अब अंत में अवध पर कुशासन का आरोप लगा के 1856 में हड़प लिया था सबसे लास्ट में इसी को हड़प लिया था अवध पर 1856 पर है ना 1856 लास्ट है 56 को हड़पता है ये बोले थे अवध को हड़प लिया था ऐसे नहीं बोला था ना अंग्रेज क्या बोला था अंग्रेज बोला कि उन्होंने कहा कि एक नया तरीका अपनाया था हड़पने के लिए अवध को अपनाने के लिए नया तरीका अपना इसको सोचा कैसे अवध का हड़पा जाए इसलिए अवध का जनता जो है उन पर बोलते हैं अवध की जनता को फिर देखो नवाब तुम्हारा है बंगाल का जो नवाब है कुशासन का आरोप लगाता है तुम लोग कुशासन करता है इसलिए ये कुशासन निकालने के लिए है ना आज़ाद करने के लिए एक कर्तव्य से बंधना होगा अब ऐसा नियम लोग करके अवध पर कब्जा कर लेता और कुशासन का आरोप लगा के मैंने सोचा कि नवाब को कुशासन हटाने के लिए तुमको आज़ाद कर देंगे इसलिए कुशासन का आरोप हटा करके अवध पर हड़प लेता होगा नियम लगा 1856 में अंग्रेज इस मैप में देखा जाए ब्रिटिश शासन क्या लिखा है ब्रिटिश शासन का अधीन क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के क्षेत्र वाला ब्रिटिश जहाँ जहाँ के शासन अंग्रेज वही है और क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन का अधीन नहीं था ये वाला जैसे ब्रिटिश शासन का प्रकार क्या पहले बनारस कलकत्ता हड़पा फिर देखिए हैदराबाद आ गया हैदराबाद भी मद्रास फिर थोड़ा सा तमिलनाडु में मैसूर पर हड़पा है ना कम था पूरा था और फिर कब कहने का नक्शा है लेकिन फिर बाद में होता है देखिए कितना हो गया इधर छलिया गया सब ब्रिटिश सरकार बनारस यहाँ तक इधर पहुँच गया दिल्ली के लगभग पहुँच गया लखनऊ पहुँच गया पार हो जाता है कहाँ मद्रास मैसूर गोवा मुंबई कोलकाता बनारस देख रहे हैं ना बनारस कोलकाता मद्रास मैसूर हैदराबाद भी मुंबई छत्तीसगढ़ में भले मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में इधर देखा जाए तो गुजरात राजस्थान सब हो गया और 1857 जो क्रांति हुआ 1857 तो कहना ही नहीं पूरे फैल गया सगुर देख रहे हैं गोवा मुंबई है ना तमिलनाडु मद्रास हैदराबाद गोवा पुणे मुंबई है ना बड़ोदरा भी बनारस कोलकाता काठमांडू प्योर मैंने ना इंडिया में था यूपी हो गया लखनऊ दिल्ली लाहौर पाकिस्तान में भी चल गया ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज वारेन हेस्टिंग के समय लागू होता था 1773 से 85 में काजी नियुक्त किया था है ना काजी वारेन हेस्टिंग के समय एक न्यायाधीश था काजी क्या है एक न्यायाधीश है मुफ्ती होता था काजी में एक न्यायाधीश था मैंने सजा देता था है ना न्यायाधीश के द्वारा काजी वारेन हेस्टिंग के समय लागू हुआ मुस्लिम समुदाय का एक सैन्यवाद जो कानूनों की व्याख्या करता था मुफ्ती का था मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का ही था मुफ्ती जो एक न्यायविद था जो कानूनों का व्याख्या करता था काजी इसे व्याख्या के आधार पर फैसला करता काजी जो है ना मुफ्ती न्याय के कानून को व्याख्या करता था वही व्याख्या के अनुसार है ना वही व्याख्या के अनुसार काजी न्यायाधीश सजा देता था महाभियोग जब इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड के कहा हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड के जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो उसे हाउस ऑफ कॉमन्स संसद के ऊपरी सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स है ना संसद के ऊपरी सदन है अंग्रेज का सबसे ऊपरी सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स कोई व्यक्ति के साथ मुकदमा चलाना है तो हाउस ऑफ कॉमन्स संसद के ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था जिसे महाभियोग कहा जाता है इसी को जो मुकदमा चलता था उसी मुकदमा को महाभियोग कहा जाता है यही है हाउस ऑफ कॉमन्स वारेन हेस्टिंग पर लगाया था वारेन हेस्टिंग पर लगाया गया मुकदमा था वारेन हेस्टिंग 1785 में जब राज करके बांग्लादेश पर से बढ़िया से बांग्ला पर शासन ही किया था वारेन हेस्टिंग इसलिए इंग्लैंड लड़ता है तो एडमंड बर्क था बर्क लैंडवा ने इसे बर्क ने बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने के कारण है ना वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश में महाभियोग चला था महाभियोग 4-7 बार चला 85 में लड़ता है 7 जोड़िए 92 85-92 में मुक्त कर देता है ना वारेन हेस्टिंग को मुकदमा से मुक्त कह रहा है धर्मशास्त्र होता है संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीका आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है ना धर्मशास्त्र में किसकी संस्कृति की व्याख्या है सामाजिक तौर तरीका आचरण सामाजिक तौर तरीका आचरण के सिद्धांत का व्याख्या करता है इस धर्म में यह धर्मशास्त्र जो है ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले लिखा गया कब ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व पहले लिखा गया धर्मशास्त्र सवार मैंने घुड़सवार होता है घुड़सवार मस्केट पैदल सिपाही द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक पैदल सिपाही क्या करते थे ना एक भारी बंदूक लेकर चलते थे उसी को मस्केट कहा गया है मैच लॉक क्या है शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी मैच लॉक होता था ना शुरू जब बंदूक बना तो बारूद को जलाने के लिए माचिस से चिंगारी लगाते थे आग वो जल करके बंदूक में से बारूद निकलता था उसी को मैच लॉक कहते हैं 1867 है 1867 देखा जाए 67 में भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर कितना 63% भूभाग में 1867 की बात है ना कंपनी का करता है 1863 में 67 में 63% भूभाग पर 78% आबादी पर कंपनी का सीधा प्रशासन यानी प्रत्यक्ष रूप से होने लगा सीधा एकदम 63% भूभाग पर 78% आबादी पर और शेष भाग पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करता था पूरे भारत पर कंपनी का शासन नियंत्रण हो गया था व्यापारिक स्तर पर देखा जाए तो पूरे भारत पर व्यापारिक स्तर पर पूरे भारत पर नियंत्रण हो गया था
दक्षिण अफ्रीका देखिए नीलामी हो रहा है, दास प्रथा है ना, दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा का व्यापार हो रहा है, लोगों को पकड़ पकड़ जंजीर में बेच रहा है, वही कह रहा है दास प्रथा में, दास दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच चलता है, यही डच शुरू कर लिया था अफ्रीका में दास व्यापार। डच ने दास व्यापार शुरू किया 17वीं सदी में, अफ्रीका में पहुंचा तो इसी शुरुआत करता है दास व्यापार, जंजीर में बांध करके है ना बेचते थे, दास बाजार में ले जाकर बेचते थे। 1834 मंथ होता है ना, 34 में 17वीं सदी में होता है, 1834 मंथ होता है दास व्यापार। दास में दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिणी में देखा जाए केप में, अफ्रीका में पड़ता है केप, 36,774 दास है, कितना 36,774। इसके बाद बोलता है कि ये सब बताता है कौन बात 1824 में, 34 में खत्म होता है और 10 वर्ष पहले ही केप आ रहा था। 1824 में केप आने वाला एक यात्री था, वो केप कौन आ रहा था, नीलामी, यही नीलामी बोलता है कि 36,774 है दासों की संख्या केप में। घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, विश्व हड़प्पा सभ्यता का बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया, चीन की सभ्यता, चीन का ऐसा सभ्यता है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। खोज बोलता है हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल ने खोज किया था 1921 में, जॉन मार्शल कहेगा तो 1920 में, लेकिन नेतृत्व किया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में खोजा गया था। जॉन मार्शल नेतृत्व किया था, नेतृत्व के बारे में कहेगा ये खोज दयाराम साहनी भी देखा तो वही हो दुनिया के है। 160 साल पहले पंजाब में खोजा गया था, जब रेल लाइन का विस्तार हो रहा था तो वहाँ के इंजीनियर ने हड़प्पा सभ्यता को देखा, यहाँ सीट निकाल कर दूसरी जगह लेकर, मालूम नहीं चला कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता का कोई खंडहर है। इस हड़प्पा सभ्यता खोदाई पूरा खोदान से पता चलता है। तो हड़प्पा सभ्यता देखें हम लोग है, जॉन मार्शल 1920 में है ना खोज किया, और नेतृत्व में दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में डायरेक्टर रह चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का डायरेक्टर जॉन मार्शल था। यही जॉन मार्शल 1924 में 24 लिखा हुआ है, 24 इसमें भारतीय पुरातत्व संरक्षण के डायरेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण के डायरेक्टर कहा जाता है 1924 में। यही सबसे पहले हड़प्पा के बारे में बताया पूरे विश्व में जॉन मार्शल ने, 20 के बाद 24 में बताया था है ना। 160 साल पहले देखा जाए पाकिस्तान के रेल लाइन खोदा रहा तो वहाँ हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे देखने में मिलता है, इसी को देखा जाए मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। बस है बनर्जी, बस है 22। यह सभ्यता हड़प्पा स्थान पर खोजा है। सबसे पहले कहाँ खोजा गया था हड़प्पा को, हड़प्पा जगह एक जगह है, यहीं सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा, जब पाकिस्तान में पंजाब में पड़ता है, इसलिए हड़प्पा नाम दे दिया गया। और सिंधु नदी किनारे होने के कारण सिंधु नदी भी नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता को, इसलिए हड़प्पा को सिंधु नदी भी बोलते हैं। हड़प्पा वासी लोग है ना सिंधु नदी के तो किनारे ही है, यहाँ कृषि करते थे, पशु पालते थे है ना, पशु पालना और कृषि में गेहूँ, जौ, बाजरा, गेहूँ खाने के लिए पहले गेहूँ तब जौ, बाजरा, चावल भी करते थे, कोल्ड लिवर से प्राप्त हुआ चावल, दाल भी, और सफ़ेद चना होता था, तिल होता था, तिल है ना। और क्या हुआ पशुपालन में कहेगा तो भेड़ हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया,